हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 3 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों तंतु से वस्त्र तक। बहुत ही अच्छा अध्याय है बच्चों। इस वीडियो में हम इस अध्याय को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद अगली वीडियो में इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी देर न करते हुए देख लेते हैं इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये हमारी विषय वस्तु है, यानी हम इस अध्याय में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वस्त्रों में विविधता, यानी हम जो अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, अलग अलग मौसम के हिसाब से, अलग अलग त्योहारों के हिसाब से, अलग अलग अवसरों के हिसाब से और अलग अलग जगहों के हिसाब से। तो यहाँ पे जो हमारे कपड़ों में विविधता पाई जाती है, इस टॉपिक में उसको हम कवर करेंगे। अगला टॉपिक है तंतु। तो जो हमारा वस्त्र होते हैं बच्चों, वो धागे से बनते हैं और धागा हमारा तंतु से बनता है। तो तंतु के बारे में जानेंगे कि ये तंतु होता क्या है इस टॉपिक में। अगला टॉपिक है कुछ पादप तंतु, जैसे जूट और रुई। तो जो तंतु होते हैं हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। तो प्राकृतिक तंतु हमें पादपों यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जिसमें ये हैं जूट और रुई। ये प्राकृतिक तंतु हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। अगला टॉपिक है सूती धागे की कताई, यानी तंतु से धागे कैसे बनता है उस चीज को देखेंगे हम। फिर अगला टॉपिक है धागे से वस्त्र बनना, यानी धागे, जब हम तंतु से धागा बना लेते हैं धागे से, फिर वस्त्र किस तरीके से बनता है, यहाँ पर उसके बारे में जानेंगे। और फिर लास्ट टॉपिक है हमारा वस्त्रों की सामग्री का इतिहास, कि वस्त्रों में हमारे में किस किस प्रकार की सामग्री इस्तेमाल होती है और वस्त्रों का इतिहास क्या रहा है। तो इस तरीके से हम इस पूरे पार्ट को कवर करेंगे। तो बच्चों अब चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो हमारा है वस्त्रों में विविधता, इसकी तरफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वस्त्रों में विविधता। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों, हम अलग अलग मौसम में अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। जैसे सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। वहीं गर्मियों में हम कॉटन के और महीन पतले कपड़े पहनते हैं। ठीक, त्योहारों में हम रेशमी और चमकदार कपड़े पहनते हैं, ठीक, जिससे कि हम अच्छे लगें। और अलग अलग स्थानों पे, जैसे आपको राजस्थान के जो कपड़े हैं वो अलग दिखाई देंगे, पंजाब के कपड़े हैं वो अलग दिखाई देंगे, इसी तरीके से केरल के कपड़े हैं वो अलग दिखाई देंगे। तो जो हमारे इस तरीके से वस्त्रों में विविधता पाई जाती है, मौसम के हिसाब से, त्योहारों या अवसरों के हिसाब से, या फिर जगहों के हिसाब से। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो पहला पॉइंट है, हम रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो हम भी अपने डेली लाइफ में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। कोई ऐसा नहीं है फिक्स क्या हमें यही इसी प्रकार के वस्त्र पहनना है। ठीक, ये वस्त्र हमारे डिपेंड करते हैं मौसम पे और अवसरों पर। अगला है वस्त्र मौसम, अवसर और स्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं। अगला है भारत में क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार वस्त्रों की विविधता भी देखी जाती है, यानी जो क्षेत्र पे भी डिपेंड करता है, क्षेत्र पर भी निर्भर करता है कि वहाँ किस प्रकार के वस्त्रों का चलन है। जैसे राजस्थान में हम जाएंगे तो वहाँ पे लहंगा चुन्नी वगैरह ज़्यादा पहना जाता है। ठीक है, पंजाब में हम जाएंगे तो वहाँ पर सलवार कमीज ज़्यादा पहना जाता है, या फिर जो लड़के होते हैं वो कुर्ता पजामा ज़्यादा पहनते हैं। ठीक, और हमारे यहाँ एमपी में पैंट शर्ट लड़के पहनते हैं, लड़कियाँ सलवार सूट पहनती हैं, और लेडीज़ वगैरह हैं वो साड़ियाँ पहनती हैं। तो इस तरीके से जो वस्त्रों की जो विविधता है वो स्थानों के पर भी निर्भर करती है, यानी क्षेत्रीय परंपराओं पर भी निर्भर करती है। अगला है सर्दियों में ऊनी वस्त्र, गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं। तो जो ऊनी वस्त्र बच्चों, जो गर्म कपड़े हैं वो हमें सर्दी से बचाते हैं, इसलिए हम सर्दी में ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। और जो सूती वस्त्र हैं वो हमें गर्मी से बचाते हैं। ठीक है, महीन होते हैं, उसमें से पसीना आर पार हो जाता है सूती वस्त्रों में से, तो हमें कम गर्मी लगती है। इस कारण हम गर्मियों में सूती वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। तो मौसम पर भी वस्त्रों की विविधता निर्भर करती है। अगला है त्योहारों व विशेष अवसरों पर रेशमी या सजावटी वस्त्र पहनते हैं। तो जो त्योहार हैं, विशेष अवसर हैं, जैसे कि शादी ब्याह, जन्मदिन वगैरह, तो इस पर हम थोड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं जो कि चमकदार हों, रेशमी हों, इस तरीके के, जिससे कि हम अच्छे दिखें। ठीक, अगला है वस्त्र हमें सुरक्षा, गरिमा और आराम देते हैं। तो वस्त्रों से हमें सुरक्षा मिलती है, यानी हमें सर्दी और गर्मी का कम प्रभाव पड़ता है हम पे। तो सर्दी और गर्मी से हमें सुरक्षा मिलती है, गरिमा मिलती है। गरिमा का मतलब ये है मान सम्मान मिलता है। अच्छे वस्त्र पहनते हैं हमें तो ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। ठीक है, इसीलिए तो हम अवसरों पे अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, और आरामदायक भी होते हैं ये कपड़े। ठीक, पहनने के बाद हमें कंफर्टेबल फील होता है।
अगला है बच्चों, जो अगला टॉपिक है वो तंतु है। तो आपने देखा होगा बच्चों, हमारे जो वस्त्र हैं तो वो धागों से बने हुए दिखाई देते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे कि वस्त्रों में से धागे निकलते हैं, और उस धागे को भी हम अगर थोड़ा सा खोल के देखें तो उसमें पतले पतले रेसे टाइप के दिखाई देंगे। तो उन्हीं रेसों को हम क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे है तंतु, इसे फाइबर भी बोलते हैं। बहुत पतले और लंबे धागेनुमा पदार्थ होते हैं, एकदम रेसी की तरह पतले पतले, जैसे हमारे बाल होते हैं इस तरीके के रेसीनुमा पदार्थ को हम तंतु बोलते हैं। अगला है, इन्हीं तंतुओं से सूत और वस्त्र बनाए जाते हैं। यानी इन्हीं तंतुओं से मिलकर पहले तो धागा बनाया जाता है। सूत का मतलब क्या है? धागा, और धागे के बाद उसी धागे से हम वस्त्र बनाते हैं, यानी कपड़े बनाते हैं। अगला देखते हैं तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं कृत्रिम। तो जो तंतु हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन तंतुओं को हम प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। तो इसमें जूट और रुई ये दो उदाहरण हैं। ठीक है, और जो तंतु मानव खुद बनाता है उन्हें कृत्रिम तंतु बोलते हैं, इन्हें सिंथेटिक भी बोलते हैं, सिंथेटिक। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा पॉलिस्टर और नायलॉन। ठीक है, ये दोनों तंतु ऐसे हैं जिन्हें मानव खुद बनाता है। ठीक, तो ये कैसे हैं? कृत्रिम तंतु बोलते हैं इन्हें। इन्हें कैसे तंतु बोलते हैं? कृत्रिम तंतु। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा भी दी है, प्राकृतिक तंतु पौधों व जानवरों से प्राप्त होते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण भी हैं, कपास, जूट, ऊन, रेशम। ये सब कैसे हैं? प्राकृतिक तंतु हैं। तो ये तीनों तो बच्चों हमें ये दोनों तो हमें पादपों से यानी पेड़ों से प्राप्त होते हैं, और जो ऊन और रेशम है ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे ऊन वगैरह भेड़ों से प्राप्त होती है, और रेशम है वो एक रेशम के कीड़े होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये जंतुओं से प्राप्त तंतु हैं और ये पादपों से प्राप्त तंतु हैं। अगला है कृत्रिम तंतु। तो ये रसायनों से बनाए जाते हैं, अलग अलग केमिकलों को मिलाकर बनाए जाते हैं कृत्रिम तंतु। इसमें आ जाएगा नायलॉन और पॉलिस्टर। ठीक, अगला है वस्त्र निर्माण में तंतुओं की भूमिका मुख्य होती है। मतलब जो कपड़े हमारे बनाए जाते हैं वो तंतुओं से ही बनाए जाते हैं। पहले तंतु होते हैं, तंतुओं से फिर धागा बनाया जाता है, धागों से फिर कपड़े बनाए जाते हैं। तो जो वस्त्रों का, हमारे कपड़ों का निर्माण होता है वो मुख्यतः तंतुओं से ही होता है, क्योंकि उसकी जो बेस यूनिट है, आधार है, वो तंतु है। अगला है बच्चों कुछ पादप तंतु, रुई और जूट। तो मैंने बताया था बच्चों, कुछ तंतु ऐसे हैं जो प्राकृतिक तंतु हैं जो कि पादपों से मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं। तो जो हमारे रुई है, रुई से भी हम धागा बनाते हैं। ठीक है, वो पेड़ों से प्राप्त होती है। रुई का एक पेड़ होता है जैसे कि कपास का पेड़ बोलते हैं। ठीक, उसमें से ये रुई लगती है, और रुई निकाल कर, उसके फूलों में से रुई निकाल कर फिर उसे साफ किया जाता है। उसके बीजों को साफ कर लेते हैं, बीजों को साफ करके हम उससे फिर धागा बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, ये रुई का पेड़ हमें इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से एक किसान है जो कि रुई के पेड़ में से रुई को निकाल रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये इसने रुई यहाँ पर इकट्ठी भी कर रखी है। ठीक, अगला है बच्चों, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे रुई और जूट दोनों प्राकृतिक तंतु हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक, ये है रुई को हम इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं। सूखे और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में उगती है। रुई कहाँ उगती है? जो कि सूखा और गर्म जलवायु क्षेत्र हो। तो यहाँ पे दिया है जैसे गुजरात और महाराष्ट्र। तो यहाँ पे सूखी और गर्म जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पे कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है, यानी रुई की खेती। ये है बच्चों रुई की फली, पकने पर फटती है, उसमें से रेसे यानी रुई निकलती है। तो इसमें पहले फूल निकलता है, फूल में फिर एक फली निकलती है। ठीक है, जब वो पक जाती है, पकने के बाद तब फटती है, तो ये इस तरीके के रेसे निकलते हैं, जैसे कि अपन बोलते हैं रुई बोलते हैं। ठीक, अगला है जूट। जूट गीली जलवायु वाले क्षेत्रों में उगता है, जैसे बंगाल और बिहार। तो यहाँ पे हम जूट की खेती देख सकते हैं, इस तरीके की ये जूट की खेती होती है। ठीक है, फिर इसकी डंडियों को पानी में भिगा दिया जाता है, इस तरीके से पानी में भिगा दिया जाता है। फिर उसमें से, उसकी छाल में से, जूट की छाल में से जूट को निकाला जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जूट की डंडियां डली हुई हैं। फिर यहाँ से ना इसकी छाल को निकाल कर जूट निकाल रहे हैं। ये व्हाइट व्हाइट सा जूट है। ठीक है, जूट के तनों को पानी में भिगोकर रेशा निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये पानी में भिगे हुए हैं जूट के तने। ठीक है, फिर इसके बाद इसका रेशा निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका रेशा निकाल रहे हैं। ठीक, दोनों तंतु कपड़े, थैले, रस्सी आदि बनाने में काम आते हैं। तो ये रुई के तंतु हैं और ये क्या कहते हैं? जूट के तंतु हैं। तो इससे हम कपड़े भी बनाते हैं, थैले भी बनाते हैं और रस्सियां भी बनाते हैं।
तो ये इस काम आते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों, जो अगला टॉपिक है वो है सूती धागे की कताई। सूती धागे की कताई का मतलब है तंतु से धागा बनाना। ठीक है, तंतु तो हमने प्राप्त कर लिया, कहाँ से? पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से प्राप्त कर लिया। अब उससे धागा बनाया जाएगा। तो धागा किस तरीके से बनाया जाता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कताई वह प्रक्रिया जिसमें तंतुओं को घुमाकर धागा बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक महिला देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कपास का पेड़ है, ये रुई इन्होंने इकट्ठी कर रखी है इस महिला ने। तो यहाँ पे ये इसके साफ सफाई का काम कर रही हैं। यानी इसमें बीज होते हैं, उन बीजों को पहले अलग करना पड़ता है। ठीक है, बीजों को अलग करना पड़ता है। रुई को पहले साफ किया जाता है और फिर उसमें से बीज हटाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये महिला दिख ही रही है जो कि रुई को साफ करके इसमें से बीजों को अलग कर रही हैं। पारंपरिक रूप से चरखा और तकली से कताई होती है। तो जो हमारी परंपरा पहले से चली आ रही है, तो पहले हम क्या करते थे कि ये तकली है, तकली और ये जो चरखा है बच्चों, चरखे से हम इसकी कताई करते थे। कताई करने का मतलब रेशों से धागे को बनाना। ठीक है, रेशों से धागे को बनाना। तो पहले तकली से हम इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, चरखी से भी हम धागा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम धागों के इस तरीके के बंडल बना लेते हैं। लेकिन बच्चों आजकल क्या हो गया है कि ये पहले क्या है कि बहुत कम कपड़ों की जरूरत थी, क्योंकि जनसंख्या हमारी कम थी और लोग बाग कम ही कपड़े इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन अब कपड़ों की ज्यादा आवश्यकता हो गई है। तो ज्यादा आवश्यकता को देखते हुए अब ये चरखे और तकली की जगह पर ये बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। इन मशीनों से कताई का काम होता है, यानी तंतु से हम धागा बनाते हैं बड़ी बड़ी मशीनों से, क्योंकि ज्यादा धागा बनेगा तो ज्यादा हम कपड़े बना पाएंगे। अब कताई बड़े स्तर पर मशीनों द्वारा की जाती है। कताई से प्राप्त धागे को आगे बुनाई में उपयोग किया जाता है। यानी ये जो धागा प्राप्त हो जाता है तो इसी को लेकर हम फिर बाद में बुनाई करते हैं, बुनाई करके कपड़ा बनाते हैं। धागे को लपेटकर गोला या रील बनाई जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये धागे को लपेट कर या फिर तो इस तरीके का गोला बना लिया जाता है या फिर इस तरीके की रीलें बना ली जाती हैं। ठीक है, फिर इसे आगे भेज दिया जाता है कताई मशीन पर। अगला है बच्चों धागे से वस्त्र बनाना। यानी धागे तो हमने वहां प्राप्त कर लिए, उनके गोले या फिर रीलें बना ली। फिर यहाँ पर ये मशीनें होती हैं, इन मशीनों से हम धागे से वस्त्र बनाते हैं, यानी कपड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, बुनाई में दो धागों को परस्पर मिलाकर कपड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों, दो धागे हैं। एक तो धागे इस तरीके से हैं, ठीक है, और एक धागे इस तरीके से हैं। ठीक है, तो इन दोनों धागों को मिलाकर कपड़ा बनाते हैं। एक दिशा का धागा ताना कहलाता है। तो जो धागा इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से है, उस धागे को हम क्या बोलेंगे? ताना बोलेंगे, ताना। ठीक, और जो धागा इस तरीके से है, इस तरीके से, तो उसे हम बोलते हैं बाना। ठीक, तो दो डायरेक्शन होती हैं इसकी, एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं ये धागे। तो एक को बोलते हैं हम ताना और दूसरे को बाना, और दूसरी दिशा को बाना कहते हैं। बुनाई के लिए करगे का प्रयोग किया जाता है। करगे यानी जो ये मशीन महिलाएं प्रयोग में ला रही हैं, जो मशीन महिलाएं प्रयोग में ला रही हैं, तो उसको हम करगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करगा। हाथ करगा और बिजली से चलने वाला करगा दोनों ही उपयोग आते हैं। तो ये जो मशीन है बच्चों, वो हाथ करगा, यानी ये हाथों से चलाया जाता है। और एक करगा ऐसा भी आता है जो बिजली से संचालित होता है। ठीक है, उसे बिजली करगा बोलते हैं। बुनाई के बाद वस्त्रों को रंगा सिलकर पहनने लायक बनाया जाता है। जब ये वस्त्र बन जाते हैं इस तरीके से, तो इन्हें कलर किया जाता है, रंगा जाता है, और रंग कर फिर सिलकर फिर पहनने लायक बनाया जाता है। बुनाई से साड़ी, चादर, कुर्ता आदि बनाते हैं। तो ये तीनों चीज और भी चीजें बनती हैं बच्चों इनके अलावा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बुनाई के बाद जो कपड़ा प्राप्त होता है, उनसे ये चीजें फिर हम प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो स्लाइड है बच्चों, वो है वस्त्रों की सामग्री का इतिहास। यानी वस्त्र कैसे चलन में आए। तो सबसे पहले हमें पता होगा बच्चों, हम आदि मानव युग में थे, तो उस टाइम पे क्या है कि इंसान इस तरीके के वस्त्रों का प्रयोग नहीं कर पाता था। उस टाइम पे क्या करते थे कि जो पेड़ों के पत्ते हैं, छाले हैं और जानवरों की खालें हैं, तो इन्हें वस्त्रों के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे तंतु का खोज हुई, तंतु से सूती वस्त्र बनाए जाने लगे, तो फिर इंसानों ने सूती वस्त्र पहनना स्टार्ट कर दिए।
फिर है ना कृत्रिम तंतुओं की खोज हुई। अब है ना कपड़े को और सस्ता बनाने के लिए और किफ़ायती बनाने के लिए कृत्रिम तंतुओं का प्रयोग किया जाने लगा और ये तंतु से धागा बनाना और कपड़ा बनाना बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा होने लगा। तो इस तरीके से ये कपड़े का इतिहास है बच्चों। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्राचीन समय में लोग पेड़ों की छाल, पत्तों या जानवरों की खाल पहनते थे, ठीक है? तो उस टाइम पे इस तरीके का कपड़ा नहीं था, तो वो किसी न किसी तरीके से तो अपने शरीर को छुपाते, तो वो क्या करते थे कि या फिर तो पत्ते लपेट लेते थे या फिर है ना पेड़ों की छाल लपेट लेते थे अपने चारों ओर या फिर जानवरों की खाल लपेट लेते थे। अगला है, बाद में लोगों ने तंतु से वस्त्र बनाना सीखा। फिर उसके बाद क्या करा कि तंतु की खोज करी और फिर धीरे-धीरे करके तंतु से वस्त्र बनाने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं। तो ये सभ्यता बच्चों आप इतिहास में पढ़ने को आपको मिलेगी। तो ये आज से 5000 साल पहले की सभ्यता है, जो कि अब विलुप्त तो हो चुकी है। ठीक है, तो चूंकि ये सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता पाई गई है, इसलिए इस सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो उस सभ्यता में भी जो उस सभ्यता के लोग थे, तो वो सूती वस्त्रों का इस्तेमाल यानी प्रयोग करते थे। तो ऐसे वहां प्रमाण मिले हैं। पहले लोग हाथ से कताई और बुनाई करते थे। तो उस टाइम पे मशीनें नहीं हुआ करती, तो सारे काम हाथ से ही होते थे, यानी तंतु से धागा चरखे द्वारा बनाया जाता था, ठीक है, और फिर धागे से वस्त्र करगे द्वारा बनाया जाता था। सारे काम हाथ से किए जाते थे। मशीनें उस टाइम पे थी नहीं, मशीनों का चलन बाद में आया है। धीरे धीरे मशीनों का प्रयोग प्रारंभ हुआ और वस्त्र उद्योग विकसित हो गया। यानी मशीनें आई, उन्होंने वस्त्र ज्यादा बड़े लेवल पे बनाने लगे। फिर क्या है, वस्त्रों का भी बहुत ज्यादा चलन चलने लगा। लोग भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना पसंद करने लगे, इसलिए जो वस्त्रों का जो उद्योग था वो बहुत ज्यादा विकसित हो गया। आप आज भी देख लेते होगे, मार्केट में आप निकल जाओ, बहुत सारी वस्त्रों की यानी कपड़ों की हमें दुकानें देखने को मिलेंगी। आज विभिन्न प्रकार के वस्त्र आसानी से उपलब्ध हैं। कैसे भी आप कपड़े खरीद सकते हैं। सूती कपड़े लो, ऊनी कपड़े लो, और भी प्रकार के कपड़े आते हैं, तो उन्हें आप आसानी से बाजार से खरीद सकते हो। तो बच्चों, ये हमारा इस अध्याय का लास्ट टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इस अध्याय से संबंधित प्रश्नोत्तरों को करेंगे, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।